कल है तुम सबका इंग्लिश का एग्ज़ाम। अब लास्ट आज का दिन रह गया है, तो मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करा रही हूँ हर चैप्टर का, कम्युनिकेटिव का, क्योंकि वीडियोस कम है तो मैं कैरेक्टर स्केच और थीम बताते चलूँगी चैप्टर की, और बहुत ज़्यादा छोटी सी समरी, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ध्यान से सुनना। और शायद कुछ पीपीटीज़ में आगे गड़बड़ है तो वो शो नहीं होंगी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आँखें बंद करो, मैं सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करा दूँगी, उन्हें सुनना। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 द जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रोनिन। चैप्टर 2 लड़कों की स्टोरी के साथ शुरू होता है, जिसमें 2 लड़के होते हैं, निकोला एंड जैकोबो, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, एंड बेसिकली इनकी एक बहन होती है जो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही होती है, जिसकी तबीयत सही नहीं होती है। वॉर के टाइम पे इनके फादर विडोर जो थे और एक सिंगर थे, इन लोगों का वॉर के टाइम पे इनका घर उजड़ जाता है, इनके फादर की डेथ हो जाती है, जैसे ये सारे बच्चे बहुत अच्छे घर के थे लेकिन सड़क पे आ जाते हैं। अब होता है क्या है, जो हमारा नैरेटर है ए.जे. क्रोनिन, ये वेरोना सिटी में घूमने जाता है, तब इन्हें सबसे पहले ये बच्चे मिलते हैं स्ट्रॉबेरी बेचते हुए। तो नैरेटर सबसे पहले इनसे स्ट्रॉबेरी खरीदता है, फिर अगले दिन ये बच्चे उन्हें शू शाइन करते हुए मिलते हैं। तो नैरेटर इनसे पूछते हैं कि तुम इतने सारे काम क्यों करते हो, तब ये बच्चे बताते हैं, तब ये बच्चे कुछ नहीं बोलते। तो नैरेटर खुद से सामने से बोलता है कि क्या तुम्हें अमेरिका जाना है, तुम इसलिए ये सब कर रहे हो। तो बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं नहीं, वी हैव अदर प्लान्स। जो बड़ा वाला भाई होता है निकोला, उसका कैरेक्टर स्केच ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होता है एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मैच्योर सेंसिबल लड़का होता है, वो किसी से भी फेवर्स लेना पसंद नहीं करता। दूसरा छोटा भाई जैकोबो, वो थोड़ा लाइवली बच्चा होता है, वो ज़िंदगी को जीने में ऐसा होता है। ये बच्चे नैरेटर को बताते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम टूरिस्ट गाइड का भी काम करते हैं, हम शू शाइनिंग भी करते हैं, हम स्ट्रॉबेरीज़ भी बेचते हैं और हम न्यूज़पेपर भी सेल करते हैं। एक दिन ये बच्चे नैरेटर को देखते हैं एक जगह पे बैठे हुए रात में मिडनाइट के करीब। तो नैरेटर इनसे आके पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तभी बताते हैं कि हम लोग जो पदुआ के लिए लास्ट बस आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं, हम उसमें न्यूज़पेपर्स बेचेंगे। तो इससे पता चलता है कि बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है एंड बहुत सारे काम करते हैं, अपनी एज से ज़्यादा काम करते हैं। फिर एक दिन जब नैरेटर जाने वाला होता है तो वो बच्चों से आके पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, यहाँ पे टूरिस्ट गाइड की तरह भी काफ़ी हेल्प करी, तो अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तो जैकोब एकदम से बोलता है कि हाँ, हम हर संडे को यहाँ से पास में एक शहर है पोलेटा, उसमें जाते हैं। वैसे तो हम उसके लिए बाइसिकल्स को हायर करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें अपनी कार से ड्रॉप करवा दीजिएगा। नैरेटर मान जाता है। नैरेटर कहता है कि संडे को मेरा ड्राइवर छुट्टी पे होगा, मैं तुम्हें खुद जाके ड्रॉप कराऊंगा। हालांकि निकोला थोड़ा सा उसे माँ की तरह देखता है घूर के, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। नैरेटर के इतने ज़्यादा कहने पे वो दोनों मान जाते हैं। नैरेटर उनके साथ जाता है। उसके बाद ये लोग एक बहुत सुंदर से विला के बाहर उतर जाते हैं, तो नैरेटर सोचता है कि क्या है। उसके बाद जब नैरेटर अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो नर्स से मिलता है, वो पूछता है कि ये सब मतलब एक हॉस्पिटल है। तो नर्स पूछती है कि आप इन दोनों भाइयों के साथ आए हो। नैरेटर बताता है हाँ। फिर नर्स दोनों भाइयों की स्टोरी बताती है नैरेटर को कि इनके फादर विडोअर थे, सिंगर थे, इनकी डेथ हो गई थी, वॉर में इनका घर उजड़ गया, फिर इनकी बहन को जब ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ये लोग अब अपनी बहन के लिए कमाते हैं पैसे, और वीकली टाइम पे पैसे भर देते हैं। पता नहीं कैसे कमाते हैं, बट आई एम श्योर ये बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाते होंगे। ये सब देख के नैरेटर शॉक हो जाता है। वो समझ में आता है कि ये बच्चे किसी से भी सिंपैथी ना मिले, इसलिए बताते नहीं है। एंड फिर जब ये बच्चे वापस आके कार में बैठ जाते हैं तो ना नैरेटर कुछ बोलता है ना बच्चे कुछ बोलते हैं। इससे पता चलता है चैप्टर का थीम है हार्ड वर्क, रिलेशनशिप्स, ह्यूमन कमिटमेंट, ब्रदरहुड। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। अब नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं, जो है मिसेस पेक्लेटाइड्स टाइगर बाय H.H. मुनरोसाकी। स्टोरी बेसिकली 2 औरतों के बीच में होती है जो एक दूसरे से जेलस होती हैं। एक होती है पेक्लेटाइड, एक होती है लूना बिम्बर्टन। लूना बिम्बर्टन हाल ही में 11 माइल्स एयरप्लेन से ट्रेवल करके आई थी। मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, ये ब्रिटिशर्स रूल के टाइम की बात है, तो इसलिए हर तरफ न्यूज़ में उनका ही नाम था। मिसेस पेक्लेटाइड इस बात को देख के जेलस फील करते हैं कि उनका हर जगह फेम मिल रही है ये सब। तो पेक्लेटाइड सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे मुझे भी फेम मिले। तो पेक्लेटाइड फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं एक टाइगर को किल करूँगी और उसके टाइगर की स्किन का ब्रूच बनवा के लूना को गिफ्ट करूँगी और उन्हें पार्टी में बुलाऊंगी, तो मेरे को बहुत सारी फेम भी मिलेगी। पेक्लेटाइड इस प्लान को इम्प्लीमेंट करती हैं। वो एक मैगज़ीन में ये छपवा देती है कि मेरे को एक टाइगर को हंट करना है, तो उसके लिए कहीं पे एक कम डेंजरस टाइगर हो तो मुझे बताए। फिर वो एक विलेज में कुछ विलेजर्स इस बात को पढ़ते हैं। उन्हीं के विलेज में एक जंगल में बहुत ही बीमार टाइगर रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जो मरने ही वाला था कुछ टाइम में। तो वो उन्हें पेक्लेटाइड को बताता है। तो पेक्लेटाइड विलेजर्स को 1000 रुपये देती हैं कि ठीक है, मैं जब इसे हंट कर दूँगी मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूँगी, तब तक तुम लोगों को सारे अरेंजमेंट्स करने हैं जिससे मैं टाइगर को हंट कर सकूँ। वो देना चाहता है। जब ये हंट करने जाती हैं, ये अपने साथ एक पेड कंपेनियन को ले जाती हैं जिसका नाम है लूसा मैबिन। लूसा मैबिन इनके साथ एज अ पेड कंपेनियन जाती है। उसके बाद लूसा मैबिन एक बहुत ही
मनी माइंडेड वूमेन थी, जिसे हर चीज़ पैसा पैसा दिखता था हर तरफ, और बहुत ही ज़्यादा वो इस तरह की थी कि वो उसको पैक्लेटाइड को फ़ील करा रही थी कि मैं आपके साथ आई हूँ, ये बहुत डेंजरस काम है। तो वो इस तरह से फ़ील करा रही थी, बहुत मनी माइंडेड वूमेन थी लुइसा मेबिन। फिर ये लोग एक पेड़ पे बैठ के टाइगर को शूट करते हैं। टाइगर को शूट करने के बाद पता चलता है थोड़ी देर बाद कि पैक्लेटाइड ने जो गन शॉट करी है वो टाइगर को जाके नहीं लगी, वो वहाँ पे जो घोड़ एक शिकार के लिए बैठा था उसे जाके लगी है। तब उसके बाद सब लोग, क्योंकि विलेजर्स को भी पैसा चाहिए था, लुइसा को भी पैसा चाहिए था, तो ये लोग सब मान जाते हैं कि हम सबको ये बताएंगे कि ये जो गोली है ये घोड़ को नहीं टाइगर को ही लगी है। टाइगर एक्चुअली हार्ट अटैक से मरा था। बहुत ही इलॉजिकल बात है, बट कोई बात नहीं। फिर इसके बाद होता क्या है, इनको जैसे ये चाहती थी पैक्लेटाइड में फेम मिल जाती है, एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद लुइसा मेबिन कुछ दिन बाद इनके पास आती है, इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं कि अगर ये सबको पता चल जाए तो कि गोली टाइगर को नहीं घोड़ को लगी थी तो क्या होगा। तो क्या कहते हैं, पैक्लेटाइड हड़बड़ाहट से बोलती है कि ऐसा क्यों होगा। तो लुइसा बोलती है कि मैं बता भी सकती हूँ। फिर पैक्लेटाइड बोलती है कि तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। मेबिन बोलती है कि नहीं, लूना विम्बर्टन तो कर लेंगी फॉर श्योर। तो फिर पैक्लेटाइड कहती है कि तुम इसके बदले क्या चाहते हो, वो ब्लैकमेल करती है। तो मेबिन कहती है कि मेरे को एक कॉटेज चाहिए जो 680 रुपये का है मात्र। मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हो रही थी, एक घर आ जाता है इतने में। तो फिर लास्ट में पैक्लेटाइड को वो घर उन्हें दिलवाना पड़ता है, और इससे साबित होता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें हर चीज़ को सेंसिबली करना चाहिए। जो चैप्टर है उसका थीम कि जेलसी से और पैसों के दम पे सब कुछ नहीं हो सकता। प्राइड, प्रेजुडिस और ये सब जो पैसा है ये बाद में तुम्हारे फॉरेन का ही कारण बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में लास्ट में जो पैक्लेटाइड होती है उनका बहुत नुकसान हो जाता है, उनके काफ़ी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये इस चैप्टर में बेसिकली था। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, थर्ड चैप्टर है द लेटर धूमकेतु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें कैरेक्टर है अली और एक पोस्ट मास्टर और एक क्लर्क लक्ष्मी दास। होता क्या है, कोचमैन अली रोज़ एक पोस्ट ऑफिस जाते थे, रोज़ पर डे 5 साल से वो वहाँ लगातार जा रहे थे और वहाँ अपने लेटर का वेट करते थे, लेकिन उनका लेटर नहीं आता था। तो इस वजह से पोस्ट ऑफिस में बैठे सब लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो रोज़ आता है, ये तो पागल आदमी है, इसे शर्म नहीं आती, इसका लेटर आता नहीं है, फिर भी यहाँ रोज़ आता है। उसके बाद भी वहाँ पे वो रोज़ आते थे। एक्चुअली हुआ क्या था, उनकी जो बेटी है वो पंजाब रीजेंट में उनकी शादी हुई थी, और वो अपनी बेटी के लेटर में के वेट में रोज़ पोस्ट ऑफिस जाते थे। एक दिन हुआ क्या कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो वहाँ पे ऑफिस में आए, पोस्ट ऑफिस में, और उन्होंने आके जो पोस्ट मास्टर होता है उनसे कहा कि क्या कहते हैं, क्या मेरी बेटी का कोई लेटर आया। तो पोस्ट मास्टर गुस्से में था, तो उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया उसे कि नहीं, तो हम तुम्हारा लेटर खा थोड़ी जाएंगे, ऐसे करके। तो अली की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो जब ऑफिस से निकल रहे थे तो उसे लक्ष्मीदास मिला, एक क्लर्क उसी पोस्ट ऑफिस में जो वर्क करता था। तब अली ने 5 सोने के सिक्के निकाले और लक्ष्मीदास को कहा और बोला कि अगर मेरी बेटी का कोई लेटर आया तो मेरी ग्रेव पे आके रख देना। लक्ष्मीदास ने बोला कि मैं समझा नहीं। तो अली ने बताया कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मेरी बेटी का कोई लेटर बाद में आता है तो वो तो मेरी ग्रेव पे रख देना। लक्ष्मीदास मान गए इतने पैसे देख के। अब कुछ दिन बाद हुआ क्या कि जो पोस्ट मास्टर था, वो पोस्ट मास्टर की भी ना बेटी की तो बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। पोस्ट मास्टर की बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसकी तबीयत ख़राब थी, वो दूसरे शहर में रह रही थी। इस वजह से पोस्ट मास्टर को भी सेम फीलिंग आई और उसे भी समझ आया कि अली ऐसा क्यों वेट कर रहा था। वो तो 5 साल से पेशेंस में वेट कर रहा था, मुझे तो अभी 1 दिन हुआ है, ऐसा सोचे तो उसे जो अली के साथ उसने किया उसका रियलाइजेशन हुआ। उसी के बाद जब वो अपनी बेटी का लेटर ढूंढ रहा था बहुत सारे लेटर्स में कि मेरी बेटी का लेटर आया है, बेटी मीडियम का लेटर दिखता है, तो अली एकदम से क्लर्क को बुला के कहता है, कोइंसिडेंटली लक्ष्मीदास ही आता है और कहता है कि वो जो कोचमैन अली आता था तुम उसे बुला के लाओ, मेरे को, मैं उसे ये लेटर खुद अपने हाथ से देना चाहता हूँ। कोचमैन अली कहता है कि ठीक है, मैं उनका पता करवाता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ। फिर ये होता है हमारा पोस्ट मास्टर, ये बहुत अच्छे से वेट कर रहा होता है कि 4 बजे कोचमैन अली आएगा तो मैं उसे लेटर दूंगा और उसे सॉरी बोलूँगा अपने किए हुए गुनाहों का। मतलब उसने इतना सुनाया था उसे उस चीज़ के लिए। लेकिन होता क्या है कि कोचमैन अली जैसे गेट खटखटाता है, पोस्ट मास्टर जाके गेट खोलता है तो उसे लेटर दे देता है, वो उसे सॉरी बोलने लगता है। ऐसे ही लक्ष्मीदास वहाँ पे आ जाता है। लक्ष्मीदास कहता है कि आप किससे बात कर रहे हो। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि मैं अली से को लेटर दे रहा हूँ। तो फिर वो देखता है कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, उसका लेटर ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो उसे लक्ष्मीदास बताता है कि कोचमैन अली की तो 3 महीने पहले ही डेथ हो गई है। फिर इस बात को सोच के वो काफ़ी ज़्यादा दुख में पहुँच जाता है, सौरों में होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो जाके दोनों उसकी ग्रेव पे लेटर रख देते हैं। इससे हमें चैप्टर की जो थीम है वो है लव, सेपरेशन, और इससे अली बहुत ही ज़्यादा एक हम्बल लविंग फादर था ये दिखता है। पोस्ट मास्टर को भी बाद में रियलाइजेशन हो ही जाता है। ये पूरे चैप्टर में था। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द शेडी प्लॉट बाय एल.सी. ब्राउन। ये एक राइटर का चैप्टर है। इस चैप्टर में एक लड़का है, एक आदमी है जिसका नाम है जॉन। वो बहुत अच्छी घोस्ट स्टोरीज़ लिखता है। हालांकि उसे घोस्ट स्टोरीज़ लिखने में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट उसका जो पब्लिशर है जेंकिंस, क्योंकि जो डिमांड है वो हॉरर स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम एक हॉरर स्टोरी लिख दो। जैसे ही जॉन हॉरर स्टोरी लिखने बैठता है, उसके दिमाग में बहुत ख्याल आने लगता है कि मेरी बीवी शॉपिंग पे गई है, ये गई है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी उसके लिए आइडिया नहीं आ रहा होता है। पहले क्या होता है कि उसके हमेशा आइडिया आते थे जब भी वो हॉरर स्टोरी लिखने बैठता था, बट इस बार नहीं आ रहा होता है। तभी हेलेन वहाँ पे प्रकट होती है। वो एक भूत होती है, वो एक बार
स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सामने आती है और दिखाती है कि हाँ मैं हेलेन हूँ, ऐसे करके। फिर जॉन पूछता है कि तुम कौन हो, क्या है। फिर हेलेन बताती है कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं भी एक राइटर थी और अब जो भी राइटर्स लिखने में जिन्हें दिक्कत आती है मैं उनको हेल्प करती हूँ। इसीलिए हम लोगों ने, जैसे मेरे जैसे लोग थे राइटर्स की हेल्प करने के लिए, हमने एक राइटर्स ब्यूरो खोला है, राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। लेकिन अब ऊर्जा बोर्ड एक बोर्ड टाइप है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना जिससे भूत वगैरह को पता चले, तो एक ऐसे ही गेम है। तो हेलेन बताते हैं कि ऊर्जा बोर्ड के ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम गोस्ट बिजी रहते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे पास अब आइडिया देने के लिए इतना बॉडी में ताकत ही नहीं हो जाए, तो तुम्हें ऊर्जा बोर्ड को स्टॉप करवाना है। मैगजीन्स में ये लिखो कि ऊर्जा बोर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए और आसपास अपने ध्यान रखो कि कोई ऊर्जा बोर्ड यूज़ ना करे। फिर हेलेन चली जाती है, फिर इसकी बीवी की एंट्री होती है, लवीनिया वहाँ एंटर करती है। लवीनिया बताते हैं कि मैं ऊर्जा बोर्ड लेके आई हूँ और आज ऊर्जा बोर्ड पार्टी है। ऊर्जा बोर्ड पार्टी में मैंने सबको इन्वाइट किया है और तुम भी ऊर्जा बोर्ड पार्टी में आ जाना। तो जॉन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है कि नहीं ऊर्जा बोर्ड अच्छा नहीं है, बट लवीनिया के सामने उसकी नहीं चलती। फिर शाम को उसी के क्लब मेंबर से सारी लेडीज़ आती हैं, उनमें से एक होती है लॉरा हिंकल। उसका पार्टनर नहीं आया होता है, इस वजह से लवीनिया जॉन को उसका पार्टनर बना देती है। लॉरा जो होती है वो एक बहुत ही फ्लर्टियश लेडी होती है। जब जॉन वहाँ जाके बैठ जाता है और ऊर्जा बोर्ड पे सबसे पहले ये लोग गेम खेलते हैं और वो पूछते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सबसे पहले लिखा आता है, स्पेल होता है TRAITOR, ट्रेटर मतलब लाइक धोखेबाज, इस तरह से। फिर वो पूछते हैं कि धोखा किसने दिया है, उसके बाद बोलते हैं, वो नाम आता है कि जॉन। फिर जॉन, और किसको दिया है, हेलेन को। तो फिर उसकी बीवी को लगता है कि उसके हस्बैंड का एक अफेयर चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन रियलिटी, वो तो वैसे भी एक गोस्ट थी। बट लवीनिया को ऐसा लगता है। पार्टी ओवर होती है, लवीनिया अपने रूम में चली जाती है। जॉन सोच रहा होता है ये सब क्या हुआ, तभी वहाँ हेलेन आ जाती है। फिर हेलेन को जॉन बहुत सुनाता है कि तुमने ये सही नहीं किया। उसकी बीवी अपना बैग लेके जा ही रही होती है अपनी मम्मी के घर और कहती है जॉन से कि मेरा लॉयर अब तुमसे बात करेगा। उसके बाद जब हेलेन से बात हो जाती है जॉन की, उसके बाद लवीनिया वापस आती है। जब वो जस्ट जा ही रही होती है वहाँ पे, उस टाइम हेलेन होती है, तो जॉन एकदम से हेलेन से कहता है तुम यहाँ से प्लीज़ चली जाओ, मेरी बीवी तुम्हें देख के डर जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब वहाँ पे लवीनिया आती है तो वो ये देख के कि वो सिर्फ एक गोस्ट है, हेलेन इन रियलिटी में कोई गर्ल नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। वो बहुत खुश रहती है ये बात जान के कि उसके हस्बैंड का ऐसा सच कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इस बात से वो बाद में खुश रहती है। जैसा कि जॉन ने सोचा था कि मेरी बीवी डर जाएगी एक गोस्ट को देख के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड हियर द चैप्टर ओवर्स। इसमें एलसी ब्राउन क्रिटिसाइज कर रहे हैं ह्यूमन बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को, फुलिश गेम्स खेलते हैं, ये इस चैप्टर का थीम है। सिर्फ अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग पता नहीं अननेसेसरी क्या क्या चीज़ें करते हैं, और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी इस चैप्टर का थीम है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पटोल बाबू द फिल्म स्टार बाय सत्यजीत राय। ये एक 50 to 52 एज के एक बूढ़े आदमी की कहानी है। इसमें होता क्या है कि उनका एक दोस्त होता है, वो आके उन्हें ऑफ़र करता है कि आपके लिए एक ऑफ़र आया है एक्टिंग का, जिसमें मेरा जो साला है, मतलब मेरी बीवी का भाई, तो वो साला होता है, वो एक प्रोड्यूसर है। तो वो उसने मेरे को एक इंसान के लिए बताया कि ऐसा ऐसा रोल के लिए कोई कैरेक्टर चाहिए, तो मेरे को आपका नाम याद आया। जो पटोल बाबू होते हैं वो अपने टाइम में बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने काफ़ी शोज़ वगैरह करे थे क्लब खोल के। उनकी नौकरी काफ़ी बार शिफ्ट हुई, 10 साल उन्होंने कहीं नौकरी करी। अभी फ़िलहाल वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। काफ़ी वॉर्स की वजह से उनकी नौकरी काफ़ी बार चेंज हुई थी। अब होता है कि पटोल बाबू ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। वो अपनी बीवी को कहते हैं कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो पूछते हैं कि मेरे को कहाँ आना है, मेरे को किससे बात करनी है। वो बताता है कि नरेश दत्त से तुम्हें बात करनी है सुबह 10 बजे। नरेश दत्त का वो वेट कर रहे होते हैं। फिर नरेश दत्त नहीं आते तो उन्हें लगता है कि नरेश दत्त नहीं आएगा, बट उसी टाइम फिर वो आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि आपको कल संडे है, वहीं पे हमारा शूट होगा, आपको वहाँ 10 बजे आ जाना है। अगर आपके पास कोई ब्लैक जैकेट हो तो आप वो भी प्लीज़ लेके आना। फिर वो पूछते हैं कि मेरा डायलॉग क्या होगा, मेरा सीन क्या होगा, तो नरेश दत्त कहते हैं तुम आप वहाँ पे आ जाना, हम आपको वहीं बता देंगे। फिर सुबह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो हमारे पटोल बाबू हैं वो सेट पे पहुँचते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि मेरा क्या रोल है, तो नरेश दत्त उनसे कहता है आप वहाँ वेट करें, हम आपका रोल जब आएगा तो बता देंगे। उसके बाद उनके कुछ मुँह से लगा देता है। फिर उन्हें रोल जब बताया जाता है कि उनका डायलॉग क्या है, तो वो बताता है OHO। सिर्फ इतना सा उनका डायलॉग होता है। सबसे पहले तो वो काफ़ी सैड हो जाता है कि सिर्फ इतना सा डायलॉग है मेरा, एंड लाइक दैट। बट बाद में उन्हें अपने कहे हुए मास्टर की बात याद आती है कि रोल चाहे कितना छोटा चाहे कितना भी बड़ा, उसे हमें अपने तरीके से और एकदम अपने फुल पोटेंशियल के साथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। तो इस बात से पटोल बाबू ये बात सोच के बहुत अच्छे से ओ को प्रैक्टिस करते हैं। ओ मतलब अलग अलग तरीके से उसे प्रोनाउंस करके कि कौन सा एंगल से किस तरह से वो बेस्ट रहेगा। वो बहुत अच्छे से अपने वर्ड को, अपना जो छोटा सा ही डायलॉग होता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। एक बार में शूट हो जाता है। उसके बाद जब नरेश दत्त उनकी पेमेंट के लिए गए होते हैं तो
उस टाइम पे पटोल बाबू बिना अपनी पेमेंट लिए चले जाते हैं। इससे दिखता है कि पटोल बाबू ये सोचते हैं कि सिर्फ इतने से रोल के लिए मैं क्या पेमेंट लूँ, और मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है इस पेमेंट से, इसलिए वो बिना पेमेंट लिए चले जाते हैं। एंड हियर वेयर द स्टोरी ओवर्स। और मतलब स्टोरी का थीम है डिग्निटी ऑफ लेबर, वर्क इज़ वर्शिप, हमारा काम करेंसी से नहीं तोला जा सकता, लाइक, और सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, 6th वर्चुअली ट्रू बाय पॉल स्टीवर्ट। ये कहानी दो लड़कों की होती है जो वर्चुअली गेम के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं। एक होता है माइकल, अ यंग बॉय, जो कि जिसकी न्यूज़ में एक ट्रेन में जो हमारा राइटर है वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो न्यूज़ के पेपर में पढ़ता है कि एक मिरेकल हुआ है और कोमा में गया हुआ बच्चा बाहर आ जाता है, जिसका नाम होता है सेबेस्टियन। और जब वो उस बॉय की फोटोग्राफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है उसका नाम जान के, सेबेस्टियन, क्योंकि जो हमारा राइटर होता है माइकल वो सेबेस्टियन के साथ गेम में खेला होता है। अब होता क्या है कि ये एक साइको ड्रिवन गेम्स की स्टोरी है, जो साइको ड्रिवन गेम से बहुत मेंटली खेले जाते हैं, और इसमें अगर कोई फंस जाए तो आप रियलिटी में भी ऐसा फंस से जाते हो। मतलब काफ़ी साइको ड्रिवन गेम्स होते ही ऐसे हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो सेबेस्टियन लड़का है, इसका एक एक्सीडेंट होता है, इस वजह से जो उसका सर है वो जाके कोलाइड करता है कंप्यूटर के साथ, और उसकी माइंड की सारी मेमोरी कंप्यूटर में सेव हो जाती है। वो जो कंप्यूटर जिसमें इसकी मेमोरी सेव हो जाती है, वो कंप्यूटर एक्चुअली चोरी हो जाता है उस जगह से, और वो एक फेयर में बेचा जाता है, जिस फेयर में जाके कंप्यूटर फेयर में ये बेचा जाता है। माइकल के जो फादर होते हैं, माइकल उस फेयर में जाते हैं और इस साइको ड्रिवन गेम्स को खरीद लाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि सेबेस्टियन का था। अब जो कंप्यूटर होता है उसमें सेबेस्टियन की मेमोरी सेव होती है, तो जब ये गेम खेलता है माइकल, तो इसके पास सामने से रिक्वेस्ट आती है कि आप ये वाला गेम खेलें। कुछ गेम्स होते हैं, जैसे सबसे पहले माइकल खेलता है वाइल्ड वेस्ट में इसे बचाना होता है एक मैन को शॉट होने से, जिससे पहले गेम को ख़त्म होने से पहले है, लेकिन माइकल ये नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा गेम खेलने के लिए रिक्वेस्ट आती है साइको ड्रिवन गेम पे, जो होता है ड्रैगन क्वेस्ट। इसमें इन्हें प्रिंसेस कॉल्ड अरोरा को बचाना होता है, जो ड्रैगन से फंसी हुई है, बट वो अरोरा को बचाने से पहले ही इस गेम में भी हार जाता है। अब नेक्स्ट गेम का ऑप्शन आता है, जो होता है एक्चुअली एक सेकेंड, हाँ, जेल ब्रेक में भी इसे बचाना होता है एक्चुअली उस सेबेस्टियन नाम के लड़के को, बट ये इस गेम में भी फेल हो जाते हैं। लास्ट गेम जो ये खेलते हैं, जिस गेम में अगर इन्होंने बचा लिया सेबेस्टियन को तो वो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा। तो ये लास्ट गेम होता है वॉर जोन। इसमें लास्ट टाइम है ये जीत जाते हैं, ये हेलीकॉप्टर में माइकल को बिठा लेते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो ये गेम को जीत जाते हैं। अब होता क्या है कि गेम को जीतने के बाद सेबेस्टियन एक्चुअली सही हो जाता है, फिर सेम कॉलिजन के थ्रू वो कोमा से बाहर आ जाता है। ये सब जानने के बाद सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो उसे गेम से बचाया था। तो एक्चुअली वर्चुअली गेम से बचाने के थ्रू वो रियलिटी में भी उसकी मेमोरी कोलाइड होने की वजह से सेम शॉक से वो वापस आ जाता है। एंड बाद में ये लोग मिलते भी हैं, एक्चुअली वर्चुअली ईमेल से भी बात करते हैं, फिर बाद में ये मिलते भी हैं। दैट्स ऑल अबाउट वर्चुअली ट्रू। ये एक साइंस मतलब इसका थीम है एक्चुअली साइंस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हमारी दूसरों को हेल्प करने की एबिलिटी, और डेथ वर्चुअली भी हो सकती है। वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं। एंड हियर वेयर्स आर फिक्शन और प्रो सेक्शन ओवर। सब पोएम्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट पोम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बाय विक्रम सेठ। दो कैरेक्टर है, फ्रॉग और नाइटिंगेल। फ्रॉग एक जगह पे राज करता है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, फ्रॉग को सबको पता है, लेकिन फ्रॉग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता है, उसे अपनी आवाज़ से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। वो दिन से रात तक गाता ही रहता है, डस्क टू डॉन, बट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि किसी को भी उसकी क्रॉप्ड आवाज़ करना पसंद नहीं होती है। बट एक दिन वहाँ नाइटिंगेल आ जाती है, और नाइटिंगेल इतना अच्छा गाती है, लोग दूर दूर से अट्रैक्ट होकर उसकी वॉइस से वहाँ सुनने आते हैं। लेकिन जब नाइटिंगेल और फ्रॉग एक दूसरे से मिलते हैं तो फ्रॉग बताता है कि मैं कभी भी गा सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। तो नाइटिंगेल कहती है कि अच्छा, इतना बड़ा मतलब जज मेरे को जज कर रहा है और मेरे को बता रहा है कि क्या करना चाहिए। तो फ्रॉग कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा उसके बदले। तो नाइटिंगेल मान जाती है। फ्रॉग उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है, उसे चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो उसमें भी उससे कहता है कि तुम गाती रहो। और अगर वो छोटी सी भी कोई गलती कर दे और गलती ना करे तब भी उसे डांटता है, उसे बहुत ज़्यादा सैड फील कराता है। तो ऐसे चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है। फिर एक्चुअली बहुत ज़्यादा गाने की वजह से, कंटिन्यूसली गाने की वजह से जो नाइटिंगेल होती है उसकी तबीयत भी सही नहीं होती है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भी क्रॉक करना शुरू कर देती है। लेकिन तब भी उसे फ्रॉग सुनाता है कि तुम सही नहीं कर रही हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, तुम कर नहीं रही हो। मतलब इस तरह से काफ़ी डांटता है। तो नाइटिंगेल एक बार अपने लंग्स को पफ करती है बहुत ज़ोर से गाने के लिए, एंड जैसे वो लंग्स को पफ करती है उसकी वेन जो है वो फट जाती है और नाइटिंगेल वहाँ मर जाती है। इस चैप्टर से साफ पता चलता है कि एक तो फ्रॉग जेलस था
नाइटिंगेल से, क्योंकि लोग उससे उसकी वॉइस से अट्रैक्ट होकर उसके गाने के लिए आ रहे थे। फ्रॉक के गाने के लिए कोई नहीं आते थे। और जो नाइटिंगेल गाना गाती थी उस पे वो चार्ज करता था, फ़ीस चार्ज करता था। जो लोग भी नाइटिंगेल को सुनना चाहते थे उनसे वो पैसे लेता था। तो उसने नाइटिंगेल का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और नाइटिंगेल को क्योंकि अपने गानों पे भरोसा नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, नाइटिंगेल को इन द लास्ट मरना पड़ा। यही पूरा चैप्टर था। चैप्टर का थीम यही था कि हमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इट वाज। फ्रॉग की कैरेक्टर स्केच यही है कि फ्रॉग बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, सेल्फिश था, और नाइटिंगेल बहुत ज़्यादा भोली थी। हम उसे पागल नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन आता है कि उसे पागल क्यों नहीं सकते। वो पागल नहीं थी, बस उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वो एक बहुत ज़्यादा ही प्यारी बर्ड थी, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। सेकेंड पोम जो है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोमेंट्स बाय विलियम शेक्सपियर। इस चैप्टर में बस एक पोइट्री मॉन्यूमेंट से बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है और वो ख़राब नहीं हो सकती। ये बताया जाता है कि एक्चुअली होता क्या है कि मॉन्यूमेंट्स क्या है, वो तो टाइम के साथ, डिज़ास्टर्स के साथ ख़राब हो जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स का क्या है, वो तो स्टोन से बने होते हैं, वो टूट जाएंगे, वॉर्स में टूट जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं से जो मॉन्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन जो पोइट्री है विलियम शेक्सपियर की, वो हमेशा रहेगी, उसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। चाहे खुद मार्स मतलब वॉर्स का राजा वो खुद ना आ जाए, चाहे उसकी स्वाड आ जाए, लेकिन वो मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर सकती है। जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड के लिए स्टोरी लिखी है, जो पोएम लिखी है, वो ख़राब नहीं कर सकती। उसकी ब्यूटी हमेशा रहेगी, एक लिटरेचर में सेव रहेगी, उसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। नॉट मार्बल मतलब मार्बल, चाहे नॉट द गिल्डेड मोमेंट्स, इनका मतलब होता है ना पत्थर, ना कोई मॉन्यूमेंट, ना सोने की प्लेटिंग के मॉन्यूमेंट, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। लेकिन जो उनकी पोइट्री है वो हमेशा रहेगी, वो अमर है। तो यही होता है इस पोएम में इन टोटल यही है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर है द लेटर बाय धूमकेतु। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब काफ़ी जेन्युइन इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। इमोशनल चैप्टर है, काइंड ऑफ रियलिटी से मतलब रिलेटेड। तो इसे अच्छे से सुनना। अब इसमें ना इस चैप्टर में ना शुरुआत होती है, मतलब बेसिकली एक सीन बताया जाता है कि सुबह सुबह की बात है, मतलब इतनी सुबह की कि 3-4 बज रहे होते हैं ना उस टाइम। अभी सनराइज़ हुआ नहीं होता है, सनराइज़ होने वाला है, होने वाला होता है, एंड लोग काम कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े काम की आवाज़ आती है, हल्की हल्की हवाएं चल रही होती है, अंधेरा होता है अभी। उस टाइम पे एक जो बूढ़ा आदमी है, एक ओल्ड मैन निक जा रहा होता है, और वो ओल्ड मैन ही एक्चुअली इस कहानी का ना मेन कैरेक्टर है। वो ओल्ड मैन धीरे धीरे जाता है इतनी सुबह सुबह, और वो एक जगह आके रुकता है और मुस्कुराता है। एंड वो जो जगह जहाँ पे जाके वो मुस्कुराता है वो होता है पोस्ट ऑफिस। अब वो पोस्ट ऑफिस में अंदर जाके बैठता है और शांति से वहाँ पे बैठकर वेट करता है एक लेटर का। अब जो कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, और फिर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाता है। फिर वो एक-एक करके मतलब नाम लेते हैं, जो नाम क्लर्क नाम लेता है कि इसका लेटर, लाइक जैसे पुलिस कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ऐसे करके वो काफ़ी सारे नाम लेता है। फिर एकदम से वो जो होता है क्लर्क, जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है पोस्ट मास्टर के साथ, वो नाम लेता है कि कोच अली। तो अली उठता है, और अली एकदम से बहुत खुश होके जाता है कि आपने मेरा नाम लिया। तो उसके बाद वो इग्नोर कर देता है, और वो कहता है कि नहीं तो, हमने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। फिर मतलब काइंड ऑफ उसका मज़ाक बनाने के लिए सिर्फ़ अली वापस पीछे जाके बैठ जाता है अपनी सीट पे। अपना फ्लैशबैक दिया गया है स्टोरी में। जो अली है वो एक हंटर था, मतलब देखो सेकंड स्टोरी में भी हंटिंग हुई, इसमें भी हंटिंग आ गई, बट कोई बात नहीं। अली एक ना हंटर था, और वो एक इतना शातिर हंटर था, मतलब कि अगर कोई कहीं पे छुपा भी हो ना जंगल में कोई भी एनिमल, तो उस एनिमल को भी ना अली शूट कर देता था। मतलब इतना तेज़, इतनी आँखें तेज़ थी उसकी, चील सी निगाहें, और वो बहुत अच्छा शूटर था। दिन में 1 हंट तो करके आता ही था, एक जानवर को मार के आता था। अब हुआ क्या, उसकी इकलौती बेटी अली की, उसकी शादी हो गई। उसका नाम है मरियम, मतलब उसकी शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद वो पंजाब चली गई। अब जब उसकी बेटी की शादी हो गई, उसकी बेटी के गम में, सेपरेशन में, मतलब ऑब्वियसली इकलौती बेटी थी उसकी, तो उसे काफ़ी बुरा लगा। तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है और बहुत रोता है उस दिन। तब उसे ना रियलाइज़ होता है कि मैं ये जो एनिमल्स हैं इनके भी तो फैमिली में से ही किसी को मार देता हूँ पर डे। तो अली को काफ़ी रियलाइज़ होता है। फिर उसके बाद उसने हंटिंग छोड़ दी। उसके बाद उस दिन से आज तक उसने हंटिंग नहीं करी। लेकिन अब आगे होता क्या है, अली पिछले 5 साल से रोज़ पोस्ट ऑफिस आ रहा होता है अपनी बेटी के लेटर के इंतज़ार में। तो यार सच में लाइक फादर्स लव इज़, मैं स्पीचलेस हूँ इस बारे में। बट बैक टू स्टोरी।
अली रोज़ पोस्ट ऑफिस में आता है। ये जो रूटीन है अली का पोस्ट ऑफिस में आता आने का, ये चलता रहता है। मतलब अली पर डे आता है, ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि इसका कोच अली का नाम लेते हैं। अली आता है खुश होके, फिर ये लोग कहते हैं कि देखो ये तो कैसा पागल आदमी है। मतलब इसे खूब परेशान करते हैं पर डे, क्योंकि इसका कोई लेटर तो आ नहीं रहा होता है, तो सब इसे परेशान कर रहे होते हैं अच्छे से। फिर एक दिन अली नहीं आता है। फिर जिस दिन अली नहीं आता तो उस दिन सब शॉक हो जाते हैं कि आज अली कैसे नहीं आया। जब कोई इंसान 5 साल से कॉन्टिन्यूस पर डे बिना किसी छुट्टी के मतलब ऐसे नहीं आएगा, तो लगता है कि आज ये क्यों नहीं आया। तो सब लोग बताते हैं कि अरे वो तो पागल है, उसका कोई लेटर भी नहीं आता। फिर मतलब ना जो टॉपिक उठता है ना डिस्कशन का, वो उठ जाता है पागल। कोई बताता है कि मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ जो पत्थर तोड़ता रहता है। मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ जो खुद को मार के फिर खुद ही रोता रहता है। मतलब वो ना एक दो कुछ ऐसे लोग बताते हैं कि मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ। तो तुम समझ रहे हो क्या टॉपिक चल रहा था। खैर इंटरेस्टिंग। तुम पागल नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना चैप्टर। हाँ, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अब होता क्या है, अली एक बार दोबारा आता है और उस टाइम ना वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा होता है। ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। मतलब इससे साफ पता चलता है कि ही वॉज नियर टू हिज डीथ। और अली कैसे न कैसे करके पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है क्या क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्ट मास्टर मास्टर बहुत ही गुस्से से उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा लेटर आया होगा तो हम उसे रख थोड़ी लेंगे, हमसे फाड़ के थोड़ी फेंक देंगे। ऑब्वियसली तुम्हें देंगे, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम हर दूसरे दिन चले आते हो। तुम्हारे मतलब वो पोस्ट मास्टर बहुत सुनाता है अली को, लिटरली अली की आंखों से आंसू आने लगते हैं इतना। फिर पोस्ट मास्टर के पास से जब अली लौट कर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्लर्क मिलता है। उस क्लर्क का नाम है लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास जब उसे मिलता है तो ऑब्वियसली जब अली रोज़ आता था तो क्लर्क जानता था, तो क्लर्क रोकता है और पूछता है कि क्या हो गया। तो अली अपनी एक बॉक्स निकालता है अपने पास से, और उस बॉक्स में होते हैं 5 सोने के सिक्के, 5 गोल्ड कॉइन्स। अली उस लक्ष्मी दास को देता है और कहता है कि अब देखो इनका मुझे कोई काम नहीं है, इसे तुम रख लो, लेकिन इसके बदले मेरा एक काम कर देना। अब जो लक्ष्मी दास हो जाता है ऑब्वियसली वो इतने गोल्ड कॉइन्स को देख के खुश हो जाता है और वो पूछता है कि क्या काम करना है। तो अली कहता है कि जब भी मेरी बेटी मरियम का लेटर आए तो उस लेटर को मेरे पास तक पहुंचा देना। तो लक्ष्मीदास कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, आप मुझे बताएं कहाँ। तो अली कहता है कि मेरी ग्रेव पे। तो फिर लक्ष्मीदास थोड़ा शॉक होकर कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो फिर अली उसे समझाता है कि ऑलमोस्ट माई लाइफ हैज़ केम टू एन एंड, मैं जितना कह रहा हूँ प्लीज़ इतना कर देना। फिर लक्ष्मीदास खुशी में मतलब उसे ऑब्वियसली कॉइन्स मिल रहे हैं इतने से काम के लिए, तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, फिर अली वहाँ से चला जाता है। फिर काफ़ी टाइम तक अली वहाँ पे दोबारा नहीं आता। अब आगे स्टोरी में होता क्या है, एक दिन पोस्ट मास्टर जिस पोस्ट मास्टर ने अली को सुनाया था वो बहुत हड़बड़ाहट में होता है। वो सारे लेटर्स चेक कर रहा होता है कि ये वाला लेटर तो ये वाला, मतलब वो एकदम ना बहुत ही अच्छे से लेटर को ढूंढ रहा होता है। वो किसी लेटर का वेट कर रहा होता है। तो वो जो होता क्या है, पोस्ट मास्टर की जो बेटी है वो दूसरे सिटी में है और वो बहुत बीमार है। तो पोस्ट मास्टर अपनी बेटी के लेटर का वेट कर रहा होता है। तो उसके बाद जब वो उन लेटर्स को चेक कर रहा था, उनमें से एक लेटर मिलता है उसे कोच अली नाम से। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है। फिर वो ना थोड़ा शॉक होता है, उसे देखता है, उसके बाद उसे समझ आता है कि अच्छा ये तो अली का लेटर है। फिर जब उस पे वो मरियम का नाम देखता है तब एकदम से वो बैठता है, उसे रियलाइज़ेशन होता है कि मतलब मुझे तो अभी 1 दिन हुआ है बस, मतलब अपनी बेटी के लेटर का वेट करते हुए इतने पेशेंस से। लेकिन अली तो पिछले 5 सालों से अपनी बेटी का लेटर का वेट कर रहा है। उसमें इतना पेशेंस था एंड उसे एकदम से रियलाइज़ हो जाता है, सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ लव, जो दर्द अली ने झेला था ना, उसे दिखता है वो अपनी ही सिचुएशन में कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद वो क्लर्क को बुलाता है एंड बाय कोइंसिडेंस वही क्लर्क आता है जिस क्लर्क को अली ने पैसे दिए थे। फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्लर्क से कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी आता था ना, उस आदमी के लिए एक लेटर आया है, तुम उसे बुला के उसको जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता करवाओ, मुझे उससे मिलना है। तो वो क्लर्क कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पता करवाता हूँ। अब अगले दिन क्या होता है, रात को 3 बजे ही पोस्ट मास्टर आके बैठ जाता है। मतलब 4 बजे के करीब अली आ जाता है। तो वो वेट कर रहा होता है कि अली आएगा 4 बजे, फिर मैं उसे अपने हाथों से लेटर दूंगा, उसे सॉरी बोलूँगा। अब ऐसे ही टाइम बीतता है, वो रियलाइजेशन में बैठा होता है, 5 बजते हैं, कोई अंदर गेट से एंट्री लेता है। फिर जाके उसे जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर देता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया कि बेटी का लेटर का वेट करने का दर्द क्या होता है। मैं तो ऐसे जब वो जाके कह रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे क्लर्क वो जो लक्ष्मीदास था ना वो आता है और वो कहता है पोस्ट मास्टर से कि आप ये क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो कहता है ये देखो ये अली, मैं इनसे बात कर रहा था। फिर वो लेटर गिरा हुआ होता है और पता चलता है कि वहाँ कोई अली आया ही नहीं था। पोस्ट मास्टर अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में, काइंड ऑफ वो होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि वो आ गया, मतलब ठीक है, ऐसा मूवीज़ में भी देखा होगा तुमने। तो मतलब फिर लक्ष्मीदास उसे सारी बात बताता है कि देखो हुआ ये था कि 3 महीने पहले अली आया था और अली इज़ नो मोर।
अली अब नहीं है और अली ने मेरे को 5 सिक्के दिए थे सोने के और मेरे से कहा था कि जब उसकी बेटी का लेटर आए तो उसकी ग्रेव पे वो रखाए। तो ऐसा सुनने के बाद फिर पोस्ट मास्टर को बहुत बुरा लगता है, उसे रियलाइज़ेशन होता है कि उसने सही नहीं किया। बट फिर शाम को ही अली की ग्रेव पे पोस्ट मास्टर और क्लर्क जाता है, वहाँ पे उसका लेटर रख देता है। उसके बाद स्टोरी के एंडिंग में यही दिखाया गया है कि एक्चुअली लेटर जो पोस्ट मास्टर की बेटी का लेटर होता है वो लास्ट तक भी नहीं आता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है। तो ये जो कहानी है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल और बहुत कनेक्टिव कहानी है। इस कहानी में ना मोरल वैल्यूज़, इंसान के रिश्तों के बारे में बताया गया है। लव, सेपरेशन, एक बाप बेटी का प्यार, इस चीज़ को दिखाया गया है। पेशेंस, टॉलरेंस, यही पूरी कहानी की थीम थी और कहीं न कहीं सारी बात जानते हुए भी एक्सेप्ट करना चीज़ों को और बाद में लास्ट में रिग्रेट और ये सारी चीज़ें इस कहानी में दिखाई गई हैं। कहानी इज़ बाय धूमाकेतु, आई थिंक मैंने बता दिया था बट स्टिल। तो ये चैप्टर 3 हमारा फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा ये भी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। हमारी पोएम नॉर मार्वल वाली का एक तरह से प्रूफ है। उस बांडिया से एक किंग की काइंड ऑफ स्टोरी है जिसने अपना स्टैचू बनवाया था। वो स्टैचू अब आधा टूटा हुआ था, उसके सर अलग जो रेत है उसमें अंदर धंसा हुआ था एंड सिर्फ उसके ट्रंक मतलब नीचे का बॉडी का हिस्सा जो पैरों से होता है वो था और उसके अलावा हर तरफ चारों तरफ रेत ही रेत थी। डेजर्ट एरिया था, कोई भी वहाँ नहीं था। उस ओज़मांडियाज़ के जो नीचे मतलब पैरों के नीचे जो पार्ट होता है उसमें लिखा हुआ था किंग्स ऑफ किंग्स सी माई वर्क एंड डिस्पेयर। मतलब वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट किंग था। वो जो शक्ल पड़ी हुई थी मतलब जो सर पड़ा हुआ था उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट काइंड ऑफ किंग था एंड वो मतलब सबको ये दिखाना चाहता था कि मेरे ज़्यादा महान कोई है नहीं एंड मैं ही हूँ जो हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन अभी इस ओज़मांडियाज़ में ये दिखाया गया है कि टाइम के सामने कुछ भी नहीं टिकता है। ओज़मांडियाज़ वो सोचता था, वो जो राजा सोचता था कि सब मेरे को देखेंगे, सब मेरे को जानेंगे, मेरे ज़्यादा महान कोई नहीं है। अब उसका जो स्टैचू है वो रेत में टूटा पड़ा है और आसपास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से ये प्रूफ है कि टाइम सबका आता है, मतलब काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम कल पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, मेरे से पढ़ रहे हो इसलिए। खैर टाइम सबका आता है। वो उसका स्टैचू भी टूट गया, जब तक वो था तब तक सब कुछ ठीक था। मतलब उस टाइम पे उसने बहुत वॉर्स जीती होंगी, वो बहुत अच्छा राजा रहा होगा, लेकिन अब उसकी कोई कदर नहीं है। वो कितना भी महान राजा हो, अब उसका स्टैचू एट लास्ट टूटा ही पड़ा है। ओज़मांडियाज़ पोएम में इन टोटल यही है कि वो खुद को किंग्स ऑफ किंग्स कहता है ना, तब तो वो उसे मॉकरी करता है। जो हमारा राइटर है मजाक बनाता है कि किंग्स ऑफ किंग्स के आज सर कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है और चारों तरफ डेजर्ट है। एंड दैट्स ऑल व्हाट वाज इन द पोएम। हाँ, इस पोएम का थीम है प्राइड इज़ फॉलोड बाय डाउनफॉल। जितना ज़्यादा गुरूर घमंड करोगे तुम्हारा डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाएगा। इतना गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट बेसिकली वॉज। और पावर इज़ इमोर्टल एंड टाइम के साथ सब हो जाता है। टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। दैट्स व्हाट ऑल वॉज। हाँ, राइटर का नाम है पर्सी बायशे शेले। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मेराइनर बाय सैमुअल टाइलर कॉलरिज। ठीक है, अब इस पोएम में क्या होता है कि एक आदमी जा रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी जो एंशिएंट मेराइनर है, मेराइनर वो होते हैं जो सेल में मतलब एक शिप में जाते हैं और शिप के सेलर होते हैं, तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। जो वो आदमी होता है वो रुकना नहीं चाहता, बट वो काइंड ऑफ उसकी आँखें, उस ओल्ड मैन की आँखें इतनी ब्राइट थी कि वो उसे देख के वहाँ बैठ जाता है, उसकी कहानी सुनने लगता है। वो ब्राइट मैन बताता है कि एक्चुअली में हम लोग बहुत अच्छी जगह से निकले थे अपनी शिप को लेके, फिर हम लोग आगे जाएंगे। सुबह वेस्ट से सूरज निकलता है, राइट में जाके ढल जाता है, ऐसे चलता रहता है। फिर आगे हम जब जाते हैं तो एकदम से सामने एक आइस आ जाती है, हर तरफ आइस ही आइस। हम लोग उस आइस के बीच में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा मौसम हो जाता है, हमारी शिप वहाँ फंस जाती है, कोई निकलने का तरीका नहीं मिल रहा होता है। तभी एक बर्ड एल्बेट्रोस जो क्रिश्चियंस में गॉड का मतलब बताया जाता है कि वो गॉड्स की सिंबल मानी जाती है। मतलब जो मैसेजेस गॉड भेजते हैं, मैसेज फ्रॉम गॉड से ऐसा माना जाता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल टाइप होती है, जैसे हमारे में मान्यताएं होती हैं वैसे उनके में मान्यता है कि वो एक स्पिरिचुअल बर्ड है। तो वो स्पिरिचुअल बर्ड हमेशा इनके शिप के आसपास आती रहती है। मतलब ये लोग जब भी दाना डालते हैं वो खाती है, कुछ भी खाने को तैयार होती है। फिर वो इनकी शिप के राउंड मारती रहती है इनके शिप के ऊपर ही। फिर होता क्या है, धीरे धीरे हवाएं चलने लगती हैं, इनकी शिप उस आइस से टूटने लगती है, जो सामने आइस थी वो टूटने लगती है और शिप को रास्ता मिल जाता है। फिर एकदम से ये जो एंशिएंट मेराइनर है इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, ये एल्बेट्रोस को शूट कर देता है। एल्बेट्रोस बर्ड मर जाती है। फिर इसके शिप में जो इसके साथ सारे सेलर्स होते हैं वो उसे बहुत सुनाते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने एक स्पिरिचुअल बर्ड को मार दिया, ऐसे सब बहुत कहते हैं उसे।
ये इस पोएम में नहीं गिवन है कि उसने बर्ड को क्यों मारा, उसने पता नहीं क्यों मार दिया, बस ये जान लो, ठीक है। वो मार देता है, शिप अच्छी जगह पे पहुंच जाती है, लेकिन बर्ड के मरने के बाद सबसे पहले बहुत अच्छी जगह जाते हैं, ऐसे पीसफुल जो ओशन होता है इसमें, और ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर क्या होता है, ये एक्सपीरियंस के बाद ही अब वो एकदम बहुत ऐसी जगह पे आके फंस जाते हैं जहाँ ना हवा चल रही हो। वैसे भी शिप को हवा चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, जब हवा ही नहीं चलेगी, पानी एकदम स्थिर हो जाएगा, तो फिर शिप नहीं चलेगी, वो एक जगह फंस जाते हैं। इसमें दिया गया है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब हर तरफ पानी होता है, ओशन का पानी होता है, पर इनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचता है। रात में बहुत आवाज़ें आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक हेल टाइप मतलब जगह पे ये बहुत जीते हैं। तब फिर जो सेलर्स होते हैं जो पहले तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि अच्छी जगह पे जब ये लोग गए तो सेलर्स तारीफ़ कर रहे थे, तुमने सही किया एल्बेट्रोस को मार दिया, उसकी वजह से हम आइस में फंस गए थे, तब कि आइस से निकाला एल्बेट्रोस नहीं था, ये उसको कहने लगे। वो इंसान की फितरत ही ऐसी है। लेकिन अब जब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो मराने को सुनाने लगते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने एल्बेट्रोस को मार दिया, इसी वजह से उसकी जो रूह है वो हमसे बदला ले रही है। एंड वैसे इन रियलिटी में मतलब ये जो रियल स्टोरी है जो आगे पार्ट्स में भी है उसमें ऐसा ही होता है, वो बदला ले रही होती है। अब क्या होता है कि जो एल्बेट्रोस बर्ड की बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो इसके गले में डाल देते हैं और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब वो नहीं पता कि बॉडी इन्होंने सेव करके रखी थी, व्हाट द हेल वाज दैट, बट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट पोम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोम है स्नेक। अब स्नेक पोम में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपनी एक पिक्चर पे आता है पानी पीने के लिए, वो पजामा में होता है, तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक जो स्नेक होता है वो पानी पी रहा होता है। तब वो सबसे पहले तो वो बहुत खुश होता है उस स्नेक को देख के कि एक स्नेक जो धरती में क्रैक्स होते हैं ना, तो स्नेक्स तो ऑब्वियसली वहाँ रहते हैं। ये जो बात है ये सिसिली की है, जो इटली में है, एक लावा प्रोन एरिया की, तो इस वजह से वहाँ धरती और वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो स्नेक धरती से निकल के वहाँ पानी पीने आता है, वो पानी पी रहा होता है, तो वो देख रहा होता है, जो हमारा राइटर ने देख रहा होता है वो कैसे पानी पी रहा है। वो पहले तो खुश होता है इन द इनिशियल स्टेज की। अच्छी बात है कि जो धरती का राजा है ना, जो अनक्राउंड राजा है, जिसको हालांकि राजा होने का ताज नहीं मिला, बट वो मेरे यहाँ पानी पीने आया है, ये बहुत अच्छी बात है। उसे पानी पीने देता हूँ। जो स्नेक का कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन टाइप में होता है। ऐसे स्नेक सिसिली में वेनमिनस मतलब पॉइजनस माने जाते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो नहीं माने जाते। मतलब ये जो स्नेक था वो पॉइजनस था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। वो स्नेक इसे देखता है बट नज़रअंदाज कर देता है, वो नॉर्मली पानी पीता है, वो पीसफुली जा रहा होता है अपने होल के अंदर। तब ये जो नैरेटर है ना, इसके दिमाग में मतलब वो जो हमारी एजुकेशन साइड होती है ना, हमें सिखाती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अगर स्नेक तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए, वो किसी को भी मार सकता है, वो पॉइजनस स्नेक है। ये वाली जो साइड उसकी हावी हो जाती है, और वो एकदम से एक लॉग उठा के, एक ब्रिक उठा के उसके ऊपर फेंक के मारता है। एकदम ही स्नेक बहुत तेज़ी से अंदर चला जाता है। फिर वो बाद में रिग्रेट करता है हमारा जो राइटर है कि मैंने उसे क्यों मारा, अपनी एजुकेशनल साइड, जिससे मेरा जो एजुकेशनल साइड थी वो मुझसे कह रही थी कि तुम मार दो, तुम मार दो, तुम मार दो, तुम्हें ये करना चाहिए। तो मतलब जो साइंस होती है ना, वही बात है कि नॉर्मल लाइफ में हमारा बिहेवियर साइंस से अगर हम माने तो वो वाली चीज़ हाफ हो जाती है। एंड डेट वॉज ऑल इन द चैप्टर। बाद में रिग्रेट करता है कि मैंने उसे क्यों फेंक के मारा। हालांकि स्नेक मरता नहीं है, क्योंकि उसका सर उस टाइम तक क्रैक में अंदर चला गया होता है, बट हाँ बॉडी नहीं गई होती है। तो ये पूरे चैप्टर में होता है। दिस वॉज द होल चैप्टर। नेक्स्ट ड्रामा। द नेक्स्ट ड्रामा द डियर डिपार्टेड बाय स्टैनली हॉटन। 5 कैरेक्टर्स हैं। मिसिस स्लेटर एमिलिया, उनका हस्बैंड मिसिस हेनरी स्लेटर, मिसिस जॉर्डन एलिजाबेथ, उनका हस्बैंड बेन जॉर्डन, इनकी बेटी विक्टोरिया, और इनके ग्रैंडफादर मतलब नाना जी बेटी के एबिल मैरीवेदर। होता क्या है, ये स्लेटर और एलिजाबेथ दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसे के मामले वाली लड़की होती हैं, मतलब काफ़ी मनी माइंडेड वुमेंस होती हैं। इन्हें रिश्तों से इतना मतलब नहीं होता। एक दिन एबिल मैरीवेदर शाम को लेट जाते हैं और सुबह इन लोगों को पता चलता है कि इनके फादर की डेथ हो गई, बट इन रियल ये बहुत अच्छे से चेक नहीं करते, तो ऐसा इनकी कोई खास डेथ हुई नहीं होती है। तो ये लोग तैयार होने लगते हैं, मॉर्निंग खरीदते हैं। मॉर्निंग इज़ अ ब्लैक ड्रेस जो किसी के मरने पर पहनी जाती है। MOURNING, मतलब बेटी को ना मॉर्निंग मंगाने की होती है कि मेरी बहन एलिजाबेथ आने वाली हुई, तो पहले मैं मॉर्निंग बना लूँ, मैं उनसे आउटशाइन कर दूँ, उसे मतलब उससे ज़्यादा अच्छी लगूँ, लाइक दैट। जो एलिजाबेथ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सालों से इसके घर, एमिलिया के घर, स्लेटर के घर नहीं आई होती है, क्योंकि इनका झगड़ा चल रहा होता है दोनों बहनों का। बट जब एलिजाबेथ आती है तो एलिजाबेथ के आने से पहले होता क्या है कि इनके जो ग्रैंडफादर है, इनका एक ब्यूरो होता है जो स्लेटर को बहुत पसंद है। तो स्लेटर अपने हस्बैंड हेनरी से कहते हैं कि ये ब्यूरो और ये जो क्लॉक है ये हमें नीचे रख लेनी चाहिए, क्योंकि जब एलिजाबेथ आ जाएगी तो ये ब्यूरो को मेरे को देने के लिए मेरे से बहुत ज़्यादा हाई कीमत मांगने वाली है, मुझे पता है, तो इस वजह से मैं ऐसा नहीं चाहती। तो विक्टोरिया इन्हें देख के कहते हैं कि आप ग्रैंडफादर के ब्यूरो को चोरी कर रहे हैं,
बट विक्टोरिया बेटी होती है स्लेटर की। तो एमिली कहती है ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हमें दिया था या हमें कहा था। फिर जो हेनरी के पास होती है वो बहुत अच्छी चप्पलें नहीं होती हैं, तो वो कहती है कि आप ग्रैंडफादर ने अभी नई चप्पलें ली थी, उन्हें जाके पहन लो। अब एलिजाबेथ की एंट्री होती है, एलिजाबेथ आ जाती है, चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या दिलवाना है, न्यूज़पेपर में कुछ लंबा पोएम सी दिलवाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। ये बड़े मनी माइंडेड लोग थे, इन्हें इनके बाप मर गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें बस पैसा चाहिए, भाई ने पैसा खिला दो ला के। दैट वॉज इन द होल स्टोरी। पूरा बता देती हूँ। हाँ, तो उसके बाद एकदम से होता क्या है, जब ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ऊपर से ग्रैंडफादर उतर के आते हैं। वो देखते हैं कि इनकी चप्पल भी सबसे पहले तो हेनरी ने पहनी होती है, वो चप्पल एक्सचेंज करते हैं। फिर वो जो एलिजाबेथ होती है वो भी मॉर्निंग में आई होती है, मतलब तुम देख रहे हो उनका बाप मर गया है और वो मॉर्निंग खरीद के उसे पहन के आई है, मतलब एक नई ड्रेस खरीद के, ब्लैक ड्रेस खरीद के पहन के आई है। तो रियली सच में बड़े गंदे लोग थे ये। ग्रैंडफादर आते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने ब्लैक ड्रेस क्यों पहन रखी, तो ये बताते हैं कि नहीं, इनके भाई की एक्चुअली डेथ हो गई थी जॉर्डन की। तो फिर जो होता है ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तो जॉर्डन के किसी भाई को जानता ही नहीं हूँ, बट वो बात हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ग्रैंडफादर अपनी ब्यूरो को नीचे देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये मेरी ब्यूरो नीचे क्या कर रही है। तो एकदम से ही हेनरी स्लेटर बोलते हैं कि अच्छा ये आपकी ब्यूरो है। हेनरी स्लेटर ने सॉरी, आई एम सो सॉरी, एलिजाबेथ मिसेस जॉर्डन बोलती है कि अच्छा ये आपकी ब्यूरो है। ये तो कह रही है ये हमारी ब्यूरो है, लेकिन ये तो आपकी है। फिर एलिजाबेथ जो बात हुई होती है सब बता देती है। फिर अमीलिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिजाबेथ होती है वो अमीलिया से कह रही होती है कि ये जो गोल्डन वेच फादर की है, ये उन्होंने मेरे बेटे के लिए कही थी कि वो उसे दे देंगे मरने के बाद, लेकिन ऐसा इन रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो अमीलिया ये बात उनके फादर को बता देती है। ये सब देख के, मतलब इस डिस्कशन को देख के ग्रैंडफादर को बहुत बुरा लगता है कि मेरे बेटे को, मैं मर भी जाऊँ ना तब भी पैसा चाहिए मेरा, ये सब है। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो खुश होकर बोलते हैं कि अच्छा क्या तुमने मेरा ब्यूरो नीचे ले आया, मैं ना अब मंडे को 2 काम करने वाला हूँ, 3। मैं अपनी विल चेंज कराऊंगा। सबसे पहले मैं जिसके साथ मरने के टाइम पे होऊंगा उसी को मेरे सारी चीज़ें, मेरा पैसा मिलेगा। तो ये दोनों लड़ने लगते हैं दोबारा से कि आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, लाइक दैट। उसके बाद एक बहुत अच्छे अनाउंसमेंट करते हैं ग्रैंडफादर कि मैं मंडे को शादी कर रहा हूँ एक लेडी के साथ, ठीक है, और ये बात है। और शादी सुन के वो पूछते हैं कि किससे कर रहे हो, तो वो बताता है कि है एक विडोअर है, उनके साथ मैं शादी कर रहा हूँ। एंड हियर्स द चैप्टर ओवर। चैप्टर में बेसिकली भाई ग्रीड दिखाया गया है, कनिंग वुमेन्स दिखाई गई हैं, जेलस दिखाई गई हैं, आउटशाइनिंग दिखाई गई है, लैक ऑफ फैमिली इंटरनल इशूज़ दिखाए गए हैं, लव की कमी दिखाई गई है, बहुत सारी चीज़ें। दिस वॉज द होल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर है। इसमें एक किंग होता है सीज़र, जो कि एक्चुअली सेनेट जा रहा होता है, तो उसकी बीवी से मना करती है कैलिफोर्निया कि आप वहाँ मत जाओ, मेरे को रातों में बहुत गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपकी जो स्टैचू है उसमें से खून आ रहा है, एंड लाइक ऐसे, और उस खून से लोग हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे कैलिफोर्निया मना करती है कि प्लीज़ सीज़र आप मत जाओ। सीज़र एक किंग होता है, जूलियस सीज़र, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मौत आनी होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जो होता है ना, इसके अंदर वाइसनेस की कमी होती है, मतलब भाई मैं कायर नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, लाइक दैट। बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, हालांकि काफ़ी पावरफुल राजा होता है। इसने अभी जस्ट एक जंग जीत के ये आया है। अब इसके खिलाफ, मतलब भाई राजा की गद्दी के लिए ना हमेशा होता है ऐसा, तुमने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा। तो ब्रूटस और इसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो एक साजिश रचते हैं इसे मारने की। तो जो ब्रूटस होता है वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो आता है, लेकिन वो भी साजिश में मिल गया था भाई, दोस्त का नहीं रहता, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रूटस आता है, दिल तोड़ दिया भाई। ओके, ब्रूटस आके उसके ड्रीम को इंटरप्ट करता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके खून में से कोई हाथ धो रहा है, मतलब आपका ब्लड कितना नोबल है, ये दिखाता है वो। जैसे हम गंगा जल से हाथ धोते हैं ना, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, तो हम एक उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो वो भी इसी तरह से रिलेट करके बताता है कि बहुत नोबल चीज़ है, आपके ब्लड से लोग हाथ धो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा ड्रीम है। तब कि वो बुरा ही ड्रीम होता है भाई, उसे इंटरप्ट कर दिया, अपनी लैंग्वेज में बना दिया, कोई बात नहीं। फिर सीज़र मान जाता है जाने के लिए। फिर सीज़र जाता है, सीज़र जब जाता है मतलब इसके साथ, ब्रूटस के साथ, तो ये लोग एक एक करके इन्हें चाकू से स्टैब कर देते हैं और सीज़र को मार देते हैं। लास्ट में ब्रूटस स्टैब करता है, तो ये देख के सीज़र बोलता है कि इट टू ब्रूटस, मतलब तुमने भी धोखा दे दिया, ठीक है। मार्क एंटनी भी बहुत अच्छा लॉयल फ्रेंड होता है सीज़र का। जब उसे पता चलता है पूरी बात हुई क्या है, तो वो काफ़ी वहाँ पे आके सीज़र की बॉडी पे कहता है कि इतना पावरफुल राजा आज यहाँ मरा पड़ा है सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, अपने एक तो सांप पालने की वजह से अपनी उसमें, बट कोई बात नहीं। मार्क एंटनी वहाँ रिवेंज की कसम खाता है कि मैं इनका मतलब वो पूरा दिलवाऊंगा। फिर होता क्या है, मार्क एंटनी से जाके ये लोग बात करते हैं कि मार्क एंटनी भी जो राजा मतलब राज्य है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, पर्सन था,
तो ये लोग जाके कहते हैं कि हम आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देंगे, आप प्लीज़ रहने दें। अब ये लोग जाके जो ऑडियंस होते हैं उन्हें कहते हैं कि सीज़र का मरना ज़रूरी था, क्योंकि अगर सीज़र ना मरता तो वो यहाँ पे ना डिक्टेटरशिप ले आता, वो इतना पावरफुल राजा बनते जा रहा था धीरे धीरे, तो वो फिर आप लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करता। मतलब एक अलग ही भाषा में से समझा दिया ऑडियंस। ऑडियंस भी मान गई ब्रूटस की, वाओ क्लैपिंग करो, ठीक है, वाओ आई मीन, ठीक है। अब मार्क एंटनी आता है, वो स्पीच देना शुरू करता है। वो सबसे पहले तो सीज़र की तारीफ़ करता है। वो बताता है कि सीज़र ने तो मरने के बाद भी तुम लोगों के लिए अच्छा किया। उसने अपनी विल में ये छोड़ के गया कि उसके सारे पब्लिक, मतलब उसके सब सारे प्राइवेट गार्डन्स हैं, प्राइवेट प्लेसेस हैं, वो सब पब्लिक कर दिए जाएँ तुम लोगों के लिए, तुम वहाँ जाके वहाँ जा सको, वहाँ खेल सको, कूद सको, मस्ती कर सको, ठीक है, लाइक दैट। मैं हर चीज़ एक नॉर्मल एक्सेंट वे में बता रही हूँ, तो लीव इट। मैं एकदम चैप्टर लाइन टू लाइन डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, मैं जस्ट चैप्टर गो थ्रू करा रही हूँ तुम्हारे सामने से, तो ठीक है। ऐसा ऐसा होता है। तो मार्क एंटनी ना अपनी स्पीच से सबको अपनी तरफ मैनिपुलेट कर लेता है और बताता है कि कैसे कैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सीज़र को मारा, और फिर बाद में रिवेंज हो जाता है। मतलब ऑडियंस भी इनके ब्रूटस वगैरह के खिलाफ हो जाती है, एंड हियर वेयर द स्टोरी मतलब ख़त्म हो जाती है। ये लोग भी इनके बीच में बाद में, तो ये दोनों मर जाते हैं, ब्रूटस और सीज़र। नहीं, ब्रूटस मर जाता है हाँ लास्ट में। ये स्टोरी थी पूरी, एंड हियर्स वेयर योर लिटरेचर बुक ख़त्म, कम्युनिकेटिव हो गई पूरी। मैंने लेजेंड 1 घंटे में तुम लोगों को सारे चैप्टर्स ना ऐसे गो थ्रू करा दिए हैं। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो और भी वीडियोज़ के लिए कुछ भी चाहिए हो मैं शाम तक तुम्हारे लिए भेज दूँगी। बस बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट्स इट, बाय।